डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ठोस के विद्युतीय गुणों के बारे में, जहां हमने पढ़ा कि विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। फिर इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा, एन प्रकार के अर्धचालक पढ़े, पी प्रकार के अर्धचालक पढ़े, और फिर बैंड सिद्धांत के आधार पर हम इन्हें इन तीनों में अंतर किया। आज हम बात करते हैं ठोस के चुंबकीय गुणों के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ठोस में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ठोस में चुंबकीय गुण। तो देखिए, किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, पहले इस चीज को समझना जरूरी है। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी 2 तरह की गति करती है। मान लीजिए कि यहाँ आपका सूर्य है, तो पृथ्वी जब इसके चारों ओर घूमती है तो एक तो वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है, उसे हम कहते हैं पृथ्वी की कक्षीय गति। दूसरा, पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती है, उसे हम कहते हैं पृथ्वी की चक्रण गति। जब कक्षीय गति करती है पृथ्वी तो एक चक्कर कक्षीय गति करने के कारण जो एक चक्कर पूरा होता है उससे 1 साल बनता है, और जब अपनी ही अक्ष पर एक बार पृथ्वी चक्रण करती है तो 1 दिन बनता है। ठीक उसी प्रकार परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन कक्षीय और चक्रण 2 गतियां करता है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये किसी परमाणु की एक कक्षा है, ये परमाणु का नाभिक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इस दिशा में गति कर रहा है। इस गति को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। अब इस गति के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। कैसे? आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में गति करे तो उसका विद्युत क्षेत्र यहां और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति कर रहा है ऐसे, तो इससे 90 डिग्री के एंगल पर उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इन दोनों के 90 डिग्री पर इसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जब इस नाभिक के चारों ओर यूं चक्कर लगाएगा तो उस दौरान इस इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा, यानी कि एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी। इसका मतलब यह है कि ये डायरेक्शन यूं है आपकी तरफ, बोर्ड से आपकी तरफ। तो ये जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा ये किसके कारण उत्पन्न हुआ? कक्षीय गति के कारण। तो इसको हम कहेंगे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। तो एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी क्या करता है? चक्रण करता है, स्पिन करता है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इसके घूमने से भी बिल्कुल वैसे ही अगर डायरेक्शन घूमने की ये है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसके कारण भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा इस तरह से। ये भी बोर्ड से आपकी तरफ है। तो ये जो गति है इलेक्ट्रॉन की, इस गति को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। और इस इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो इस प्रकार किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 तरह की गतियां करता है, कक्षीय गति और चक्रण गति। और इन दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, 2 तरह का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो चार्ज है वो बहुत ही कम है, तो इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है
उसे हम बोर मैग्नेटॉन में मापते हैं। किस में मापते हैं? बोर मैग्नेटॉन में। एक बोर मैग्नेटॉन जो है वो बराबर होता है 9.27 गुणा 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर के, यानी कि बहुत छोटा है, 10⁻⁻24। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन किसी पदार्थ में अरबों की संख्या में क्या होंगे? परमाणु, और उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो सबका जुड़ करके ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखनी ये भी है कि अगर किसी परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हों? युग्मित हों। युग्मित होने का मतलब कि हर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। और आप जानते हैं जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन दोनों का चक्रण जो होता है वो एक दूसरे से विपरीत होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका हम चक्रण को हम क्या कहेंगे? +½ और इसको क्या कहेंगे? -½ तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण आपकी तरफ है बोर्ड से, और जब इसी कक्षक का दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा इस डायरेक्शन में तो उसका चुंबकीय आघूर्ण आपसे उल्टी डायरेक्शन में होगा। यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, एक की डायरेक्शन घूमने की ये है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, मेरी तरफ चुंबकीय आघूर्ण, और दूसरा जब क्लॉकवाइज घूमेगा इस डायरेक्शन में तो उसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों का जो रोटेशन है वो अपोजिट होने के कारण उन दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो बराबर तो होगा लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे और इन दोनों का जो नेट या कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो युग्मित हैं तो वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उस परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 हो जाता है। लेकिन अगर किसी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन कैसा हो? अयुग्मित, तो अयुग्मित होगा तब वो इलेक्ट्रॉन अकेला होगा, तो उस स्थिति में उसका चुंबकीय आघूर्ण किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त नहीं होगा। तो अगर किसी परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन कैसे हो? अयुग्मित हो, तो उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो इस आधार पर हम ठोस को चुंबकीय गुणों के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर जो पहला ठोस का प्रकार है वो है अनुचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय ठोस क्या होते हैं? देखिए, ऐसे ठोस जिन्हें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से क्या होंगे? आकर्षित होंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को या तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे या खुद मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय ठोस कहेंगे, और इन पदार्थों के इस गुण को कहेंगे अनुचुंबकत्व का गुण। तो इसे कहेंगे अनुचुंबकत्व। तो वे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन ठोसों को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं, और उनके इस गुण को क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व का गुण कहते हैं। अब बात ये कि इन ठोसों में अनुचुंबकत्व का गुण कैसे आया? तो देखिए, जो भी अनुचुंबकीय ठोस होते हैं यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं उसका कारण यह है कि उनका खुद का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, और वो चुंबकीय आघूर्ण होता है किसके कारण? आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जितने भी अनुचुंबकीय ठोस होते हैं उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनमें क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही उनका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है, और उस चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही वो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि अनुचुंबकीय ठोस जो होते हैं जब उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं,
लेकिन जब उनके आसपास से चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाता है, यानी कि उनको चुंबकीय क्षेत्र से अलग कर दिया जाता है, तब वो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, यानी कि तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। तो इसका मतलब जो अनुचुंबकीय ठोस है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ही चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन बात की ध्यान रखनी है कि जो अनुचुंबकीय ठोस है उनमें अनुचुंबकत्व का गुण जो है वो किसके कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ही चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी पदार्थ या जितने भी यौगिक या जितने भी ठोस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे आपके क्या होंगे, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। जैसे Cu2+, Fe3+, Cr3+, Ti2+, Ti3+, इस तरह के जितने भी धातु आयन हैं इन सब में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे के सारे आपके अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। और एक चीज आप हमेशा याद रखें, 11th में भी आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है O2, हालांकि ये सॉलिड नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आपके गैस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। हमने 11th क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दौरान ये बात पढ़ी थी कि जो O2 होता है उसके जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक होते हैं उनमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। तो ये आपका पहला ठोस हुआ चुंबकीय गुणों के आधार पर अनुचुंबकीय ठोस। दूसरे ठोस की हम बात करते हैं जो कहलाएगा प्रतिचुंबकीय ठोस। प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय ठोस जो है वो अनुचुंबकीय ठोस से जस्ट विपरीत होते हैं, यानी वे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से क्या करते हो, प्रतिकर्षित करते हो, या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। यानी कि जब इन पदार्थों को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र से धीरे धीरे क्या होंगे, दूर होंगे। तो ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। यानी कि ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, चुंबकीय तरह व्यवहार नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि जितने भी प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे क्या होते हैं, युग्मित। इसमें क्या पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण इन पदार्थों का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते। तो इनके इस गुण को हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व का गुण। ठीक है, तो वे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। और इन प्रतिचुंबकीय ठोसों के इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व का गुण कहते हैं। और इन ठोसों में ये प्रतिचुंबकत्व का गुण किसकी वजह से उत्पन्न होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इनमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए वो सारे धातु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित हो, जैसे Cu+, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3d10 4s1 होता है। तो जब Cu+ होगा तो 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। अब 3d में कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, आपके युग्मित हो गए। तो Cu+ है, इसके अलावा जैसे Zn2+ है, तो Zn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 4s2 होता है। तो 3d10 4s2 वाली स्थिति में जब Zn2+ आयन बनेगा तो s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो d में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 के 10 युग्मित, क्योंकि d में 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो सारे युग्मित हैं। इसी तरह से आपके NaCl,
NaCl में Na+ और Cl- होता है, तो Na जो होता है उसके पास तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जैसे ही वो Na+ बनता है तो उसके बाह्यतम कोश का वो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण भरा हो जाता है। ऐसे ही Cl जो है उसके बाह्यतम कोश में p कक्षक में है, p कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं p उपकोश में, लेकिन Cl- जब बनेगा तो 5 के कितने हो जाएंगे, 6, तो उसका जो p कक्षक है वो सारे पूर्ण भरे हो जाएंगे। तो इस तरह से NaCl जो है वो भी आपके कैसा है, प्रतिचुंबकीय ठोस है। इसी तरह से H2O है, बर्फ अगर हो, ठीक है, इसके अलावा बेंजीन है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित हो, तो वो सारे एग्जाम्पल यहां आ जाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित हो। तो जिन पदार्थों में या जिन ठोसों में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो, युग्मित हो, वो क्या होंगे, आपके प्रतिचुंबकीय ठोस होंगे। तीसरा प्रकार जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लोह चुंबकीय ठोस। लोह चुंबकीय ठोस सबसे इंपॉर्टेंट जो ठोस है चुंबकीय गुणों के आधार पर वो यही है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से पुट होता है, लोह चुंबकीय ठोस में से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लोह चुंबकीय ठोस क्या होता है। ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। देखिए आकर्षित तो अनुचुंबकीय भी होता है, लेकिन ये दुर्बल रूप से होता है, जबकि लोह चुंबकीय ठोस प्रबल रूप से होता है। तो इसमें ऐसा क्या होगा कि जिसके कारण ये प्रबल रूप से आकर्षित होगा। तो इतनी बात तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो थोड़ा कम है, और ये प्रबल रूप से आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो ज्यादा हुआ। तो देखिए जो लोह चुंबकीय ठोस होते हैं उनके जो परमाणु या आयन होते हैं वो एक पुंज या गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन जो है वो परमाणु या आयनों का ऐसा गुच्छा होता है जिसके अंदर उपस्थित सभी परमाणु या आयनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो समान डायरेक्शन में होने के कारण वो एक जगह इकट्ठा होकर के गुच्छा या पुंज बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो जो लोह चुंबकीय ठोस होते हैं इनमें जो परमाणु या आयन है वो अलग अलग ना होकर के डोमेन्स के रूप में पाए जाते हैं, गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। अब प्रारंभ में तो क्या होता है कि इनके जो डोमेन हैं वो बेतरतीब होते हैं, मतलब उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, वो अलग अलग दिशाओं में यादृच्छिक रूप से रैंडमली अरेंज होते हैं। लेकिन जब किसी लोह चुंबकीय ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसको ऊपर क्या रख दे, चुंबकीय क्षेत्र में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, तो जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो जैसे ही लोह चुंबकीय ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके जितने भी डोमेन हैं वो सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ये सारे डोमेन जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अरेंज हो जाएंगे। अब इन सब का चुंबकीय आघूर्ण जो है उसकी डायरेक्शन उस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में चली जाएगी, तो इन सब का जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ हो जाएगा। तो प्रारंभ में तो ये एक दूसरे से विपरीत थे, रैंडमली थे, इसलिए उस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण इनका शून्य था। लेकिन अब ये सभी डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो गए, और वो दिशा कौन सी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जो डोमेन है वो सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो गए। तो इन सब का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो जुड़ करके नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, यानी कि जो कुल चुंबकीय आघूर्ण बनेगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो लोह चुंबकीय ठोसों में ये जो डोमेन है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। दूसरी बात, हमने यहां पढ़ा कि अनुचुंबकीय ठोस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, ठीक है। लेकिन लोह चुंबकीय ठोसों में उल्टा है। लोह चुंबकीय ठोस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, और अगर आप यहां से ये चुंबकीय क्षेत्र हटा दो तब भी ये चुंबकीय गुण दर्शाएंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप किसी लोहे की छड़ या कोई स्क्रू ड्राइवर लो, स्क्रू ड्राइवर जो है जिसको हम पेचकस कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसके पास अगर आप कोई स्क्रू लेके जाओ तो वो उससे चिपकता नहीं है। इसका मतलब
फिलहाल उस स्क्रू ड्राइवर की जो रोड है, जो लोहे की बनी हुई है, उसमें कोई मैग्नेटिक गुण नहीं है, यानी कि वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा। अब आप उस स्क्रू ड्राइवर को कुछ समय के लिए एक मैग्नेट के पास रख दो, एक चुंबक के पास रख दो, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दो। जैसे ही हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके जो डोमेन होंगे वो सारे चुंबकीय क्षेत्र की ओर अभिविन्यासित हो जाएंगे। अब उस स्क्रू ड्राइवर के पास अगर आप कोई स्क्रू लेके जाओगे तो वो उस स्क्रू ड्राइवर से चिपक जाएगा, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा होने के कारण वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। अब उस स्क्रू ड्राइवर को आप उस चुंबक से हटा लो और हटा करके फिर उसके पास अगर आप स्क्रू लेके जाओगे तो आप पाओगे कि अब भी वो स्क्रू उस स्क्रू ड्राइवर से चिपक जाएगा। यानी स्क्रू ड्राइवर यानी कि लोहे का जो पदार्थ था वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, तब भी चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा था, और कुछ समय बाद जब आपने उसको वहां से हटा लिया, यानी कि उसके पास से चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया, तब भी वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि चुंबकीय गुण दर्शा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोह चुंबकीय ठोस होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तो चुंबकीय गुण दर्शाते ही हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लोगे तो चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी ये जो डोमेन है ये सारे एक ही दिशा में क्या रहेंगे, अभिविन्यासित रहेंगे, जिसके कारण इनका एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और उसी के कारण ये चुंबक की तरह व्यवहार करते रहेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि लोह चुंबकीय ठोसों के चुंबकीय गुण स्थायी क्यों होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि जो लोह चुंबकीय ठोस होते हैं उनके परमाणु या आयन जो हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। और जब लोह चुंबकीय ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है, इसलिए चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी इन डोमेनों का अभिविन्यास परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इनके चुंबकीय गुण जो हैं वो स्थायी होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आप देखिए जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलीनियम है, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके लोह चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। चौथा जो प्रकार है वो है आपका प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं? तो देखो, एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक से क्या होगा, उल्टा होगा। तो प्रतिलोह चुंबकीय ठोस वो होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस कहते हैं। और इनमें ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये है कि जो प्रतिलोह चुंबकीय ठोस होते हैं उनके परमाणु या आयन भी डोमेन बनाते हैं, लेकिन इनमें जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। सारे डोमेन एक दूसरे से क्या होते हैं, विपरीत दिशा में। इसके कारण क्या होगा कि ये डोमेन जो हैं वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे। तो जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में भी रखोगे तब भी इनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये इसके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देगा, इन दोनों का कैंसिल। ये इसके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देगा, इन दोनों का कैंसिल। ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे। तो प्रतिलोह चुंबकीय ठोस जो होते हैं उनके जो डोमेन हैं वो परस्पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके कारण वो सारे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं और उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है वो शून्य हो जाता है। तो उस स्थिति के कारण वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते और प्रतिलोह चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, पांचवा इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें आप ले सकते हैं जैसे MnO, MnO4 माइनस, Mn2O3, V2O3, Fe2O3, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके प्रतिलोह चुंबकीय ठोस होते हैं। ठीक है, तो प्रतिलोह चुंबकीय ठोस वो होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि इनमें जो डोमेन होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। आखिरी जो प्रकार है वो है लघु लोह चुंबकीय ठोस। लघु लोह
चुंबकीय ठोस, लघु लोह चुंबकीय ठोस। तो देखो नाम से पता चलता है लघु लोह चुंबकीय, यानी कि वो लोह चुंबकीय जो लघु हैं, यानी इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इनकी जो चुंबकीय गुण है वो लोह चुंबकीय से तो कम होता है लेकिन प्रति लोह चुंबकीय से ज्यादा होता है। तो ऐसे ठोस जिनके चुंबकीय गुण लोह चुंबकीय ठोसों से तो क्या हो, कम हो, लेकिन प्रति लोह चुंबकीय ठोसों से क्या हो, ज्यादा हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, लघु लोह चुंबकीय ठोस कहते हैं। और इनमें ऐसा क्यों होता है, इनमें ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि इनके जो डोमेन होते हैं वो डोमेन सारे के सारे ना तो एक दिशा में होते हैं और ना ही सारे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। कुछ डोमेन जो हैं वो एक ही दिशा में होते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होते। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो देखो ये दोनों डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे, लेकिन देखो ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो इनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से निरस्त नहीं होगा। ये दोनों फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, ये दोनों फिर एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे। तो लघु लोह चुंबकीय ठोस जो होते हैं उनके जो डोमेन है वो सभी डोमेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में नहीं होते, जिसके कारण उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता और उनमें एक छोटे अमाउंट का चुंबकीय आघूर्ण रह जाता है, उनमें चुंबकीय गुण रह जाते हैं। इसलिए इनके जो चुंबकीय गुण है वो लोह चुंबकीय ठोसों से कम होते हैं, जबकि प्रति लोह चुंबकीय ठोसों से ज्यादा होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल देखिए आप, एक तो मैग्नेटाइट Fe3O4, इसके अलावा जिंक फेराइट Zn Fe2O4, मैग्नीशियम फेराइट MgFe2O4। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके प्रति लोह चुंबकीय ठोसों के हैं, लघु लोह चुंबकीय ठोसों के। लघु लोह चुंबकीय ठोसों में आप एक बात ये भी ध्यान रखें कि अगर लघु लोह चुंबकीय ठोसों को गर्म किया जाता है तो ये किस में बदल जाते हैं, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं आपके अनुचुंबकीय ठोसों में। इसका कारण ये है कि जब लघु लोह चुंबकीय ठोसों को आप गर्म करते हो तो इनके डोमेन जो हैं वो वापस अपने परमाणु या आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण देखो सबके विपरीत नहीं है, तो इसलिए उसमें कुछ आयन या कुछ परमाणु ऐसे रह जाएंगे जो चुंबकीय गुण दर्शाएंगे, तो वो कौन सी स्थिति में आ जाएगा, अनुचुंबकीय ठोस वाली स्थिति में आ जाएगा। तो इसमें यह बात हमेशा ध्यान रखें कि जो लघु चुंबकीय ठोस होते हैं उन्हें गर्म करने पर वो किस में बदल जाते हैं, अनुचुंबकीय ठोसों में। तो इस प्रकार चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस 5 प्रकार के पढ़े हमने। अनुचुंबकीय ठोस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, जिसके कारण इनका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो 0 हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। तीसरा लोह चुंबकीय ठोस, इनमें डोमेन होते हैं और ये डोमेन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी इनका अभिविन्यास परिवर्तित नहीं होता, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी चुंबकीय गुण दर्शाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चौथा हमने पढ़ा प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, इनमें जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। लास्ट हमने पढ़ा लघु लोह चुंबकीय ठोस, तो इनमें जो डोमेन होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होते सारे डोमेन, इसलिए इनमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण शेष रह जाता है। तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है या चुंबकीय गुण जो है वो लोह चुंबकीय ठोसों से कम होता है, लेकिन प्रतिलोह चुंबकीय ठोसों से ज्यादा। अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है पराविद्युतता या पायरो इलेक्ट्रिसिटी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके दे रखा है। पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो देखो पायरो इलेक्ट्रिसिटी बना है 2 वर्डों से, पायरो और इलेक्ट्रिसिटी। पायरो जो है इसका मतलब होता है आग और इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। नाम से अगर हम देखें तो आग के कारण उत्पन्न विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा क्या कहलाएगी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। अब ये होती क्या है, देखिए कुछ क्रिस्टलीय ठोस ऐसे होते हैं जिनमें अगर ताप में परिवर्तन किया जाए, उनके टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया जाए, तो उनके ताप में परिवर्तन के कारण उनके क्रिस्टल जालक में
कुछ परमाणु या आयन जो हैं वो अपनी मूल स्थिति से विचलित हो जाते हैं, अपनी मूल स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे हमने फ्रैंकल दोष में पढ़ा था कि कुछ धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर कहां चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे। तो कुछ क्रिस्टलीय ठोस ऐसे होते हैं जिनके ताप में परिवर्तन करने से उनके परमाणु या जो आयन हैं वो क्रिस्टल जालक में अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं, और उनकी इस स्थिति में परिवर्तन के कारण उनके अंदर एक वैद्युत ध्रुवणता, इलेक्ट्रिक पोलरिटी जनरेट होती है, वैद्युत ध्रुवणता उत्पन्न होती है, और उस वैद्युत ध्रुवणता के कारण इनमें एक अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। तो दो वर्ड याद रखें, क्या उत्पन्न होती है, वैद्युत ध्रुवणता। और इस वैद्युत ध्रुवणता के कारण क्या उत्पन्न होती है, अस्थायी वोल्टता, अस्थायी वोल्टता। वोल्टता कैसे उत्पन्न होगी, अस्थायी। अस्थायी कैसे कि अगर टेम्परेचर को चेंज करने के बाद उस टेम्परेचर को आप क्या रखते हो, स्टेबल रखते हो, तो ये जो वोल्टता है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, घटने लगती है, कम होने लगती है। किसके कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। तो अस्थायी है, वो स्थायी नहीं है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, परावैद्युतता कहते हैं। ये जो अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है क्रिस्टल में, इस अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होने के गुण को ही क्या कहेंगे, परावैद्युतता। यानी कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या उत्पन्न हुई, वैद्युतता उत्पन्न हुई, वोल्टता उत्पन्न हुई, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हुई। तो एक बार फिर देखें कि कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में, सब में नहीं होता है, कुछ में ही होता है, कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में ताप परिवर्तन के कारण उनके परमाणु या आयन अपनी क्रिस्टल जालक में जो स्थिति है उसे परिवर्तित कर लेते हैं। क्रिस्टल जालक में उनकी स्थिति जो है वो बदल जाती है, जिसके कारण उनमें एक वैद्युत ध्रुवणता उत्पन्न होती है, और इस वैद्युत ध्रुवणता के कारण वो क्या उत्पन्न करते हैं, एक अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करते हैं, और उनके इसी गुण को क्या कहते हैं, परावैद्युतता कहते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर चेंज करने के बाद अगर आप उस टेम्परेचर को क्या रखो, स्थिर रखो, तो स्थिर रखने पर जो उसमें वोल्टता उत्पन्न होगी वो वोल्टता धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अस्थायी वोल्टता कह रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके कारण कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण। ठीक है। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतता। तो मैंने ये कहा कि कुछ ही क्रिस्टलों में ऐसा पाया जाता है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से क्रिस्टल हैं जिनमें ऐसा गुण पाया जाता है, तो देखिए जर्मेनियम नाइट्राइड, सीजियम नाइट्रेट, पॉलीवाइनिल फ्लोराइड, इसके अलावा फेनिल, पिरिडीन के जो व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेट्स जो होते हैं वो, इसके अलावा लिथियम टेंथेलेट, ये कुछ ऐसे क्रिस्टल हैं जिनके अंदर परावैद्युतता का गुण पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में परावैद्युतता पर दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि परावैद्युतता क्या होती है, उसके उदाहरण बताइए। तो ये आप बता सकते हैं कि परावैद्युतता क्या होती है कि कुछ क्रिस्टलों में ताप परिवर्तन के कारण उनके परमाणु या आयन क्रिस्टल जालक में अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके कारण उनमें एक वैद्युत ध्रुवणता उत्पन्न होती है, और इस वैद्युत ध्रुवणता के कारण क्रिस्टल में एक अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है, और क्रिस्टल के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतता कहते हैं। और यदि ताप को स्थिर रखा जाए तब ये वोल्टता धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। किसके कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। इसलिए हमने इसको क्या कहा, अस्थायी वोल्टता। और ये हैं वो एग्जाम्पल्स जिनमें आपके परावैद्युतता का गुण पाया जाता है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि परावैद्युतता और ताप वैद्युतता में क्या अंतर है। एक तो होती है परावैद्युतता और एक होता है ताप वैद्युतता। परावैद्युतता और ताप वैद्युतता में क्या अंतर है, सुनने में दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। क्या, परावैद्युतता में हम क्या करते हैं, पूरे क्रिस्टल के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। जो आपने क्रिस्टल लिया है उसके पूरे के टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो पूरे क्रिस्टल का टेम्परेचर चेंज किया जाता है, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होती है, अस्थायी वोल्टता।
तो परावैद्युतता के अंदर क्या होता है, परावैद्युतता में पूरे क्रिस्टल का ताप जो है वो चेंज होता है। पूरे क्रिस्टल के ताप को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, और इसके कारण क्या उत्पन्न होती है कि अस्थायी वोल्टता। ठीक है, और ये अस्थायी वोल्टता समय के साथ धीरे धीरे क्या होने लगती है, घटने लगती है अगर आप टेम्परेचर को स्थिर रखो। जबकि ताप विद्युतता में क्या होता है, ताप विद्युतता में होता यह है कि ताप विद्युतता में पूरे क्रिस्टल के टेम्परेचर को चेंज नहीं किया जाता। ताप विद्युतता में क्या करते हैं कि जैसे ये क्रिस्टल है तो इसके एक भाग के ताप को तो बढ़ाया जाता है और दूसरे को या तो स्थिर रखा या कम कर दें, तो यानी कि दोनों के भाग में क्या रहता है, अंतर रहता है। तो ताप विद्युतता में क्या करते हैं कि क्रिस्टल के एक भाग के यानी कि एक सिरे के टेम्परेचर को चेंज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और दूसरे के टेम्परेचर को स्थिर रखा जाता है, उतना ही रखा जाता है या कम कर देते हैं। तो ताप में परिवर्तन के कारण यहां एक हिस्से का ताप ज्यादा रहेगा और एक हिस्से का ताप कम रहेगा। तो ताप परिवर्तन के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगी, एक स्थायी वोल्टता उत्पन्न होगी। यहां ताप क्या रहेगा, अलग अलग, एक हिस्से का अलग है, दूसरे हिस्से का अलग है, अलग अलग टेम्परेचर है, इस भाग का अलग है, इस भाग का अलग है। जबकि परावैद्युतता में पूरे क्रिस्टल का टेम्परेचर क्या होता है, एक साथ चेंज करते हैं, या तो पूरे का ही बढ़ाते हैं या पूरे का ही घटाते हैं। इसमें एक का बढ़ाया और एक का घटाया, एक हिस्से को हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर, एक हिस्से का टेम्परेचर हमने घटा दिया। तो इसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होती है, स्थायी वोल्टता। कैसी वोल्टता उत्पन्न होती है, स्थायी वोल्टता। स्थायी वोल्टता का मतलब ये कि जब तक इन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग रहेंगे तब तक इनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा, यानी कि वोल्टता कैसी होगी, स्थायी। कब तक स्थायी है, जब तक टेम्परेचर दोनों तरफ का बराबर नहीं हो जाता। जब तक दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है तब तक इसमें वोल्टता उत्पन्न बनी रहेगी, वो समय के साथ अपने आप कम नहीं होगी। तो ये इन दोनों में अंतर है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि परावैद्युतता ताप विद्युतता से किस प्रकार भिन्न है, या परावैद्युतता और ताप विद्युतता में क्या अंतर है। तो परावैद्युतता में तो क्या करते हैं, पूरे क्रिस्टल के ताप को परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण उसमें एक अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। जबकि ताप विद्युतता में क्रिस्टल के एक भाग के ताप को दूसरे भाग के ताप से अलग रखा जाता है, जिसके कारण उसमें एक स्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। तो ये था आपके पायरो इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपका ये जो ठोस स्टेट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार के प्रश्न या किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना प्रश्न या डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।